हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग वेरी गुड इन फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ एंड यू आर वेरी गुड गोइंग इनटू द लाइफ एंड you are going to achieve very soon your goal. Right, with this positive thought, let's get started with our today's lesson. एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं द कोर चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, और आई कैन से द लास्ट टॉपिक ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर. तो लास्ट टॉपिक जो है वो है सर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24. तो अब मैं इसकी कहानी सुनाता हूँ अगेन विद एन एग्जांपल. तो वी हैव हेयर पप्पू. सो कहानी क्या है सर, डिडक्शन क्यों मिलती हैं. तो क्या बात हुई कि पप्पू की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये भाई साहब मोदी साहब के पास गया. मैं यहाँ पे ना मोदी लिख देता हूँ, बना तो मैं पाता नहीं हूँ उनकी फ़ोटो. देखो, तो क्या वो मोदी साहब के पास गया और इसने बताया कि सर जो मेरा घर है ना, ठीक है, आप मेरे से टैक्स तो वसूलते हो ही, म्यूनसिपल अथॉरिटी वाले भी मेरे से म्यूनसिपल टैक्स ले लेते हैं म्यूनसिपल वैल्यू पे. बट देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू कि सर जो मेरा घर है ना उसके ऊपर बहुत खर्चे कराए हैं मैंने, और खर्चे होते ही रहते हैं रिपेयर मेंटेनेंस के वगैरह वगैरह के. तो सर इतने मैं खर्चे करता हूँ, ठीक है, आप टैक्स इतना लेते हो मेरे से, खर्चे भी तो मैं करता हूँ. अब आप मेरे से टैक्स ले जा रहे हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे देखो तो ये मैं कितने खर्चे कर रहा हूँ. अभी मैंने मतलब करवाया है उस पर खर्चा. तो आप बताइए अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ आपके टैक्सी सिस्टम से. तो मोदी जी ने बताया कि भाई ठीक है चलो उसके डिडक्शन ले लेना. तो इसके ना सिंग बड़े हो गए. तो इसने सोचा यार अगर ऐसी बात है ना, मैं खर्चा बोलता हूँ डिडक्शन दे देते हैं भाई साहब, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है. अगली बार ना इसने खर्चा दिखा 5 लाख का. भाई साहब 5 लाख रुपये खर्चा दिखा दिया बंदे ने घर पे. मोदी साहब ने कहा चलो ठीक है ले लो. ऐसे करते करते धांधली बढ़ गई. तो फिर ना इस ऑप्शन को बंद कर दिया. सरकार ने क्या कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको डिडक्शन मिलेगी बट 24A में मिलेगी. अब अंडर सेक्शन 24A मिलेगी, और अंडर सेक्शन 24A में भी हम लोग बताएंगे ना जैसे वैसे ही मिलेगी. जब आप NAV निकाल लेंगे ना, जब आप NAV निकाल लेंगे तो उसका 30% ले लेना हमसे डिडक्शन, NAV का 30%. लेकिन 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 कंडीशन है, अगर आपकी NAV 0 होती है तो ये फिर अवेलेबल नहीं होगी. तो ये MCQ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडर सेक्शन 24A इफ़ नेट एनुअल वैल्यू इज़ 0 विल इट बी अवेलेबल. तो आंसर है नो, इट विल नॉट बी अवेलेबल. सरकार ने बताया ले लेना 30% की डिडक्शन ले लेना, फ्लैट 30% की ले लेना, चाहे आपका 1 रुपये का भी खर्चा ना हुआ हो, आप 24A में डिडक्शन 30% के ले लेना. बट कंडीशन बिंग डैट कि आपका 1 रुपये का खर्चा ना हुआ हो फिर भी आप 30% लेना. लेकिन मान लो कि आपका NAV का जो खर्चा हुआ वो NAV का 40% है, तो भी हम आपको 40% नहीं देंगे, तो भी देंगे 30% ही. चाहे आपका 1 रुपये का हुआ हो चाहे आपका 0 रुपये का हो, आप 30% ले लो. लेकिन अगर आपका 30% से ज़्यादा का खर्चा हुआ फिर भी हम आपको 30% नहीं देंगे, और किसी भी टाइप का कोई भी खर्चा अलाउ नहीं करेंगे टू डिडक्ट. कभी कभार आपको क्वेश्चन में ना घुमाने के लिए देगा कि मान लीजिए कि प्रॉपर्टी पे खर्चा करा, मिसलेनियस एक्सपेंस करा मान लो, तो क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी. मान लो 20,000 का करा तो कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगी. 30,000 दे रहे हैं, बस मुंह बंद रखो और कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली. ठीक है, तो 24A सर यही बात करता है. 24A फ्लैट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू अलाउज द डिडक्शन, कंडीशन बीइंग दैट NAV मस्ट नॉट बी 0 और नील. कि अगर आपकी 0 हुई तो आपको ये 24A में कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 का 30% क्या छोटा वाला 0. तो इसे कह रहे 30% इसका बराबर छोटे वाला 0. नहीं, छोटे वाले 0 पे कुछ नहीं मिलता. ठीक है जी. चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24B. तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं क्या कहूँ आपको 24B के बारे में. 24B एक ऐसा सेक्शन है, जब मैं अपने एकेडमिक्स में था तो मुझे इसे समझने में बहुत टाइम लगा था लिटरली, और इवन तो आफ्टर एग्ज़ाम मैंने इसे समझा है. एग्जामिनेशन में बस मैं किसी तरह से इसे कर ही आया था, लेकिन तो मैं आपको और अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करूँगा बिकॉज आई हैव सफर्ड अलॉट ड्यू टू दिस सेक्शन. सो इट इज़ काइंड ऑफ अ वार्निंग टू यू कि ये सेक्शन ध्यान से समझे, क्योंकि इट इज़ अ कोर सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, और यही सेक्शन बहुत दिक्कत करता है बच्चों को समझने में.
ठीक है, चलिए क्या लिखा है इसमें पढ़ते हैं। तो ये क्या बात करता है, देखो अभी पप्पू ने बोला कि मैं रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह वगैरह मिसलेनियस एक्सपेंस के खर्चे की मैं डिडक्शन क्लेम कर चुका हूँ, लेकिन अगर मान लो मैंने लोन लिया है घर बनवाने के लिए, अभी हमने पढ़ा था द असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। स्टार्टिंग में याद करो चार्जिंग सेक्शन जो था हमने उसमें पढ़ा था, कंडीशंस टू कम इनटू दिस चैप्टर में पढ़ा था कि ओनर होना चाहिए असेसी। असेसी क्या कर रहा है, मैं ओनर तो हूँ लेकिन ना मैंने लोन लेके बनवाई है प्रॉपर्टी, या मैंने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया था। तो भाई लोन लिया था ना, तो उस लोन के ऊपर जो आपका ब्याज जाता है, इंटरेस्ट, देखो लोन जो हम लोग लेते हैं, लोन उसके दो पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको पता है, एक तो इंटरेस्ट होता है और एक प्रिंसिपल होता है। तो भाई घर लेना तो अच्छी बात है ना, सरकार आपको प्रमोट करे, मुझे नहीं कहा भाई ले ले घर ले ले, कोई बात नहीं है, हम आपको तुम्हें डिडक्शन देंगे, ठीक है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट भी देंगे, और दूसरी बात ये भी है हम आपको सब्सिडी भी देंगे, आपका लोन भी कम करवाएंगे। तो सरकार ने क्या कहा कि जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन करोगे ना, तो आप इंटरेस्ट की ना छूट ले लेना हमसे, घर बनवाने के लिए लोन लिया हो, घर के लिए लोन लिया हो, ठीक है, आप हमसे इंटरेस्ट की छूट लेना। तो पप्पू ने पूछा सर क्या प्रिंसिपल जो मैं दे रहा हूँ उसकी कोई छूट नहीं है, तो उन्होंने कहा है ना मेरा बेटे है, लेकिन 24B में इसकी डिडक्शन मिलेगी, और इसकी डिडक्शन आपको मिलेगी डिडक्शन वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे मिलेगी, तो आपको मिलेगी अंडर सेक्शन 80 समथिंग है कुछ, उसमें मिलेगी, ठीक है, लेकिन आपको मिलेगी प्रिंसिपल की भी, और इंटरेस्ट की तो आपको यहीं मिल रही है, तो आप इंटरेस्ट की यहाँ ले लो और 80 में ले लेना बाकी जाके प्रिंसिपल के। तो पप्पू खुश हो गया, कह रहा भाई ठीक है दोनों की मिल जाएगी, मैं लोन लूँगा, अब तो प्रॉपर्टी लूँगा, घर बनाऊँगा, मजे काटूंगा, ऐश करूँगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टेकन टू मीट रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस और टू कंस्ट्रक्ट आर अलाउज ए डिडक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशन मेंशन्ड इन 24B। तो देखो रिपेयर के लिए भी आप ले सकते हैं लोन, रिपेयर बड़े वाला रिपेयर, जैसे आप रेनोवेशन करा रहे हैं घर का भाई, ठीक है, रेनोवेशन करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी स्टेयर्स राइट साइड हैं और अब बंटवारा हो गया, तो बंटवारे की वजह से राइट साइड वाला जहाँ स्टेयर्स था वो भाई के हिस्से में चला गया, छोटे भाई के हिस्से में, तो अब आप जो घर बनवा रहे हैं उसमें लेफ्ट में बनवा रहे हैं, तो रेनोवेशन है, रेनोवेशन के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसके ब्याज के ऊपर भी आपको छूट मिल जाती है, बट उसके प्रिंसिपल के ऊपर ऐसी कोई खास बात कही नहीं गई है, ठीक है। तो कंडीशन जो 24B में है अगर आप उसको मीट करते हैं तो आपको वो डिडक्शन मिल जाएगी। देखते हैं वो कंडीशन क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि कितने टाइप का है, दो टाइप का है, एक तो प्री कंस्ट्रक्शन, एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन। देखिए सर ये है घर, इसके लिए मैंने लोन लिया है 2016 में, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 2017 में, कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ 2018 में, अभी चल रहा है 2020। तो देखो ये जो पीरियड है ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनने के बाद का, और ये जो पीरियड है ये प्री कंस्ट्रक्शन है, ये मोटा मोटा अगर आप समझें तो ये प्री कंस्ट्रक्शन है और ये पोस्ट है। तो आप इन दोनों के लिए ही इंटरेस्ट देते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन मतलब अभी आपका घर बना नहीं है, आप फिर भी तो इंटरेस्ट देंगे ही ना लोन पे, और पोस्ट बन गया है फिर भी आप इंटरेस्ट देंगे, तो दोनों की छूट अलग अलग करी गई, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग करे गए अंडर द एक्ट ऑफ इनकम टैक्स। देखिए प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब बताया हुआ है, बिल्कुल प्योर लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी है, मतलब जो बुक में है आपकी। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, मतलब अगर कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, आपने लोन कभी भी लिया हो, आपने यहाँ से स्टार्ट करा है कंस्ट्रक्शन, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन और द डे ऑफ बोरिंग विच एवर इज लेटर एंडिंग ऑन March or 31st immediately prior to the year of completion of the construction। समझिए सर इस लाइन को, काफ़ी इम्पोर्टेंट। देखिए मान लीजिए मैंने लोन लिया था 1/4/17 को, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 28/2/18 में। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जिस दिन आपने लोन लिया है या जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुआ है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वहाँ से स्टार्ट होगा, विच आर एवर लेटर, तो यहाँ से स्टार्ट ना होकर वो यहाँ से स्टार्ट होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, राइट। अब एक चीज़ और देखिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यहाँ से स्टार्ट तो हो गया सर, लेकिन एंड कहाँ होगा, अब मेरा घर बन के तैयार होगा 2020 में, और 2020 में भी कहा 1 जून को,
एक सेकेंड, इसे ना 1 जून नहीं 15 जून ले लो, चलो 15 जून को मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो मेरा कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट 15 जून को हो, तो क्या मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 15 जून को ख़त्म होगा? सर आंसर है नो, ये ख़त्म होगा इसके जिस टाइम आपका कंप्लीट हुआ ना उसके पहले पहले, उसके इमीडिएटली पहले कौन सा 31 मार्च आया था? 31 मार्च आया होगा 2020 का, तो 31 मार्च 2020 आया होगा, तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा। आई होप को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। कंस्ट्रक्शन पीरियड हुआ स्टार्ट यहाँ से, ख़त्म यहाँ हुआ इमीडिएटली, जो इस साल में भी आपका ख़त्म हुआ है, देखो साल के दौरान ख़त्म हुआ है बीचों बीच, तो जो भी इसके पहले वाला 31 मार्च होगा उसी टाइम तक का आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा। और जहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ख़त्म होता है वहाँ से पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर, जैसे लिखा हुआ है प्रायर टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, it is claimed as deduction over a period of 5 continuous year in equal installment commencing from the year of completion of construction। तो जो भी आपका प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट रहेगा ना, इसलिए देखो अलग है, और जो भी आपका प्री कंस्ट्रक्शन का रहेगा इंटरेस्ट प्री वाला, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रहेगा। मतलब मान लो अगर आपने 2 लाख दिया है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो आपको मिलेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ अगर आपने 2 लाख का इंटरेस्ट दिया है तो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा 40-40 हज़ार रुपये। और वो कब से मिलना स्टार्ट होगा? जब उस साल से जिस साल से आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, या बेसिकली जहाँ से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हो जाएगा। और कहाँ से मिलना स्टार्ट होगा? इन इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इफ इंटरेस्ट इज पेड टू आउटसाइड इंडिया इट मस्ट ऑल्सो कंप्लाई विद TDS सेक्शंस एज वेल। अगर आपने इंटरेस्ट सर बाहर दिया है होम लोन पे बाहर, TDS तो काटना पड़ेगा। TDS के बारे में आप और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के याद रखो अगर आपने TDS नहीं काटा ना तो सर ये गलती नहीं है, गुनाह है गुनाह, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी भाई, फिर सेक्शन से ही बाहर हो। पोस्ट कंस्ट्रक्शन देखिए, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एंड कंटिन्यूस अंटिल द लोन इज रीपेड। जब तक आपने लोन रीपेड कर दिया जब तक ये चलता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन। इट इज़ फुल्ली क्लेम, बस यही फ़र्क है भाई। देखो प्री वाले में 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, पोस्ट वाले में हाथ के हाथ मिलेगा जितना खर्चा करोगे इंटरेस्ट पे। ये फ़र्क है दोनों में, क्योंकि अभी आपका घर नहीं बना है इसलिए हम लोग नहीं दे रहे, अभी आपका बन चुका है भाई ले लो। लेकिन पोस्ट स्टार्ट कहाँ से होगा? जहाँ पे प्री एंड होगा, और ख़त्म कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपने लोन रीपेमेंट कर दी। ठीक है सर, जहाँ पे आपने लोन रीपेमेंट कर दी वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो सर ये थी बात सेक्शन नंबर 24 की। 24A हमने देखा, 24B हमने देखा। नाउ थोड़े से मिसलिनियस पॉइंट्स है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड ऑन एक्रूअल बेसिस इवन इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट आर केप्ट ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का यहाँ पे कोई पंगा ही नहीं है बॉस। इंटरेस्ट पेड ऑन फ्रेश लोन विच इज टेकन टू रिपे द ओरिजिनल लोन बीइंग टेकन फॉर द अबव मेंशन पर्पज शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। मान लीजिए आपने हाउस प्रॉपर्टी बनवाने के लिए एक लोन लिया 5 लाख का, और इस 5 लाख को चुकाने के लिए आपने 2 लाख का और लोन लिया, तो इस 2 लाख पे जो इंटरेस्ट जाएगा उसकी भी डिडक्शन आपको मिलेगी भाई साहब। इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन टेकन फॉर पेइंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ओल्ड लोन इज नॉट डिडक्टेबल। अगर आपने लोन चुकाने के लिए लोन लिया है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आपको मिलेगा। लेकिन मान लीजिए इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है खाली वो चुकाने के लिए आपने लोन लिया है, तो आपको कोई भी डिडक्शन इसके इंटरेस्ट के ऊपर नहीं मिलेगी। अमाउंट पेड एज ब्रोकरेज और कमीशन फॉर अरेंजमेंट ऑफ लोन इज नॉट डिडक्टेबल। भाई कोई भी ब्रोकरेज दो, कुछ भी दो, वो डिडक्टेबल नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकर फॉर पेमेंट ऑफ म्यूनसिपल टैक्स एक्स्ट्रा इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। वो डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं करा जाएगा। अब देखो कितनी डिडक्शन मिल सकती है आपको, अमाउंट ऑफ डिडक्शन ये भी जरूरी है। अब वहीं ये तो बता दिया मिलेगी मिलेगी मिलेगी, कितनी मिलेगी। देखो लोन बोरोड बिफोर 1/4/1999, तो भाई 1999 से पहले अगर आपने लिया है तो किसी भी के लिए भी लिया हो, देखो पर्पस क्या हो सकते हैं, आपने रिकन्स्ट्रक्शन करवाया है, कंस्ट्रक्शन करवाया है, आपको मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 की ही मिल सकती है अगर आपने लोन लिया है 1999 से पहले। 1999 से पहले का क्या सीन है सर? क्यों भाई कांग्रेस सरकार थी इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये लॉ है तो लॉ है। अब लोन बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/1999, अगर आपने इससे पहले लिया है तो 30,000 है मैक्सिमम। लेकिन अगर इस 1/4/2099 को लिया है या उसके बाद लिया है तो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए reconstructed or acquired, and such acquisition and construction has been completed in 5 years from the financial year in which the loan was taken
A certificate must be furnished from such person interest in due, failing to which decrease the limit to 30,000, max 2 lakh। ठीक है सर, तो देखिए बात बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने 1/4/1999 को लोन लिया है या उसके बाद लिया है, ओनर आफ्टर, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है लोन, और या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है और वो कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो जाता है, 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए। 5 साल से ज़्यादा अगर लग गए तो सर, तो अगर 5 साल से ज़्यादा लग गए तो बेनिफिट से मात खा जाओगे। ठीक है, 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 2 लाख रुपए की। कितने की मिलती है? 2 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन आपने अगर रिपेयर और रिन्यूअल के लिए लिया है लोन 1/4/99 के बाद, तो 30,000 रुपये की मिलती है। तो सर पहले क्या था, 30,000 रुपये दोनों के लिए था, चाहे घर बनवाने के लिए लो चाहे उसको रिपेयर करवाने के लिए लोन लो, इंटरेस्ट की डिडक्शन 30,000 ही मिलती थी। अब क्या है कि अगर आपने रिपेयर के लिए लिया है तो 30,000 मिलेगी, आपने अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो 2 लाख मिलेगी। लेकिन इन टोटलिटी 2 लाख रुपए ही मिलेगी डिडक्शन, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। मतलब क्या है सर, 2 लाख, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि 2 लाख तो हमने ले ली उसकी कंस्ट्रक्शन की और 30,000 रुपये हमने ले ली रिपेयर की, तो 2,30,000 रुपये हमको डिडक्शन मिल जाएगी क्या? तो नहीं मिलेगी, 2 लाख की। टोटल डिडक्शन इस चैप्टर में आपको 2 लाख ही मिल सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम। और दूसरी बात, दीज लिमिट आर ओनली फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज एंड डज नॉट अप्लाई टू लेटर और डीम टू बी लेटर प्रॉपर्टीज़। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब आप उसमें खुद ही रहते हैं, ठीक है, आप अपने रहने के लिए वो घर बनवा रहे हैं, तो ही ये लिमिट्स एप्लीकेबल हैं 2 लाख और 30,000 रुपये वाली। लेकिन अगर आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए बनवाई है तो फिर कोई भी लिमिट आपके लिए नहीं है, आपको पूरा का पूरा इससे बाहर ही हो जाओगे। फिर तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन वाले कॉन्सेप्ट से ही आप बाहर हो जाओगे। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 24A एंड 24B, आई होप कि आपको आ गया हो। ठीक है, नाउ आई हैव टू से यू थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon. Thank you, and in the next lesson we will be seeing more topics under this lesson. Remaining topic जो भी हैं वो सब हम लोग देखेंगे आने वाले lessons में।